हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे और लास्ट में हमने यहीं पर छोड़ा था। लेक्चर नंबर 1 में हमने अपवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अपवहन वेग जो होता है वो ये होता है। ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने किया था। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे कि अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, साधारण सी बात है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अपवहन वेग का फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में ही साइड में लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। इनके मध्य हमें संबंध जो है वो ज्ञात करना है कि विद्युत धारा किस टाइप से रिलेटेड होती है, किसके, अपवहन वेग के। ठीक है, अपवहन वेग हमने देखा था कि पूर्णतः मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यादृच्छिक गति कर रहा होता है, लेकिन वो यूनिट टाइम में एवरेज रूप से कितना मूव करता है, तो उसके लिए हमें मिला था अपवहन वेग। ठीक है, जो कि हमने एवरेज करके निकाला था। यहाँ पर देखिए, यू इनिशियल का जो एवरेज था वो हमारे पास 0 बन रहा था और टो एवरेज हमारा टोटल जो है विश्रांति काल था, औसत विश्रांति काल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, VD बराबर माइनस ई, कैपिटल ई एम, और ये हो गया हमारा एवरेज विश्रांति काल। एवरेज विश्रांति काल हमारा हो गया है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर देखते हैं कि एक सर्किट हम पहले बनाते हैं, चालक में किस टाइप से धारा का प्रवाह हो रहा है वो भी हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, एक चालक पदार्थ है हमारे पास। तो इसमें अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, देखिए हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तब इस पर क्या होगा, तब इस पर देखिए यहाँ पर इस टाइप से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लग रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो VD वेग से यानी अपवहन वेग से जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इनके इस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, V विभवांतर यहाँ पर है। ठीक है, V विभवांतर है और मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये सीन था, बस यही चीज़ थी जो हम अभी तक पढ़ करके आए हैं। ठीक है, यही चीज़ थी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसकी चालक की लंबाई मान लीजिए L मान लेते हैं। ठीक है, चालक की लंबाई जो है वो L कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते हुए चलते हैं जो कि हमारे डेरिवेशन में काम में आने वाली है। जैसे हमें पता है कि dV जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ dr होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें तो बेसिकली देखिए, अगर हम इसका मॉड लेते हैं, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ इसके परिमाण की बात करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करें, डायरेक्शन नहीं ले, तो इस माइनस साइन को हम नहीं लेंगे और यहाँ आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए dV यानी कि V कंप्लीट V हो जाएगा और इंटीग्रेशन करके मतलब कंप्लीट के लिए अगर हम देखें तो E हमारा सेम रहेगा और dr, टोटल dr क्या है, हमारी L लंबाई है तो हमने लिया ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए E बराबर क्या आ जाता है, E बराबर आ जाएगा हमारे पास V बटे में L। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास ये है, दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, E की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास अपवहन वेग का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनता है, माइनस E बाई में M। E की वैल्यू रख दी हमने V बटे में L, तो ये हो गया V बटे में L और हमारे पास है टो एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अपवहन वेग का फॉर्मूला। जैसे ही हमने E की वैल्यूज जो है वो V और L की फॉर्म में रख दी है। V क्या है, यहाँ पर चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, धारा हमें पता है कि आवेश में प्रवाह की दर होती है। तो सबसे पहले हम आवेशों की संख्या या आवेश निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा I बराबर हमें पता है, I बराबर डेल्टा Q बटे में डेल्टा T होता है, या फिर मान लेते हैं बेसिकली I बराबर Q बटे में T होता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालनी है जो डेल्टा T टाइम में ट्रेवल हुआ है। ठीक है, डेल्टा T टाइम में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए हमने एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि डेल्टा T टाइम में ये वाली चीज़ यानी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से है, नियत वेग से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, इनको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए हैं।
ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि उन्होंने डेल्टा टी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर ली है। डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल की है कितने वेग के साथ, तो इनका अपवहन वेग कितना है, वीडी है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हम उधर ट्रेवल करा रहे हैं तो हमें जो है इनके टर्मिनल्स ऐसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, या तो जो टर्मिनल से उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करना था, हमने इलेक्ट्रॉन को उधर मूव कराया है, इस तरफ मूव कराया, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो वीडी वेग के साथ डेल्टा टी टाइम में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं स्मॉल डी, वो किसके बराबर होगी। अब आपको पता है कि दूरी क्या होता है, दूरी होता है वेग इंटू में समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, वेग हमारा वीडी है, यानी कि अपवहन वेग के बराबर है, और डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो है ये दूरी ज्ञात हो गई है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, कैपिटल ए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास हम एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल एन हमारे पास क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, माना एन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, स्मॉल एन एकांक आयतन में है, और हमें एक आयतन डिफाइन करना है। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इस पूरे आयतन में, ठीक है, ये जो हमने आयतन लिया है, इस पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ पर पहुँच गया है, जस्ट इसके पीछे भी आवेश है, जस्ट इसके पीछे भी आवेश है, यानी कि इसके आयतन में, इस पूरे आयतन में जितना आवेश है उतना आवेश ही फ्लो हुआ है डेल्टा टी टाइम में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया, इसके जस्ट पीछे एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पहुँचेगा, इसके जस्ट पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँचेगा, इसके पीछे जस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि टोटल डेल्टा टी टाइम में जितना कवर अप हुआ, जितना चार्ज यहाँ से क्रॉस हुआ, वो इस आयतन में जितना आवेश होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमें इस आयतन के अंदर जितना आवेश है वो निकालना है। तो सिंपल सी बात देखिए, इस पूरे आयतन में, अब इस आयतन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बेलन का आयतन हम कैसे डिफाइन करते हैं, बेलन के आयतन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको इसकी हाइट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम हमें करना है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस हमने ली है वो क्या है, वी डी डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इसका आयतन क्या आ जाएगा, इसका आयतन हमारे पास आ जाएगा वी डी डेल्टा टी। ये तो हो गया डिस्टेंस, और इनटू में एरिया। ठीक है, इनटू में एरिया, ये हमारे पास आयतन आ चुका है। एकांक आयतन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, v आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, v आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए तो हम एकांक में जितनी है उसको इस आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास टोटल आ जाती है कितनी, वी डी डेल्टा टी ए, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको स्मॉल एन से, जो कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई है, हमें निकालना है आवेश क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है वी डी डेल्टा टी ए इंटू एन, और इंटू में हम कर देंगे ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमारे पास आ जाता है, किसकी वैल्यू आ जाती है, क्यू की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से आवेश की वैल्यू आ गई, जो डेल्टा टी टाइम में आवेश हमारा फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हम यहाँ पर रखते हैं, तो धारा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए क्यू की वैल्यू हमने रख दी वी डी डेल्टा टी ए एन ई बटे में टी। ठीक है, यह डेल्टा टी ही होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी टाइम लिया है, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा टी और डेल्टा टी जो है कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास आई का जो मान आएगा, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी डी ए एन ई
बटे में, चलिए बटे में तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो धारा और अपवहन वेग में इस टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। यही रिलेशन धारा और अपवहन वेग में होता है जो कि हमने अभी अभी ड्राइव किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नेम देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए, अब हम इस चीज़ को मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए Vd की हमारी जो वैल्यू है वो हम वहाँ पर रखेंगे ताकि हम इसका विभव के साथ भी रिलेशन निकाल पाएँ, ठीक है। धारा का अपवहन वेग के साथ रिलेशन आ गया है। अब हम विभव के टर्म्स में Vd की वैल्यू रखेंगे ताकि हम ओम के नियम का जो वैल्यू है वो निकाल सकें और उसके बाद हम प्रतिरोध के लिए आगे बढ़ सकें, ठीक है। प्रतिरोध की वैल्यू के लिए हम आगे बढ़ सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए धारा और इसमें तो ये रिलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से अपवहन वेग का फॉर्मूला वहाँ पर रख देंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Vd यानी कि अपवहन वेग का फॉर्मूला रखेंगे -EV बटे में ml और ये हो गया हमारा टो एवरेज और इनटू में पड़ा है ANE, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। जल्दी से हम इसकी जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू वो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा EV माइनस का EV। अब देखिए यहाँ पर E की स्क्वायर हो जाएगी, V आएगा, ये टो एवरेज आ जाएगा इनटू में A और N, ठीक है। और बटे में हमारे पास आएगा M और L, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं लेंगे, माइनस साइन जो है हम नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मोड ऑफ Vd ले रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन से हम एक बार कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। एक तो हमारा विभव आ गया है, एक हमारी धारा आ गई है, ठीक है। विभव को इससे अलग करके अगर हम लिखें तो I बराबर विभव इंटू क्या टर्म्स बची है हमारे पास, देखिए ई स्क्वायर, देखिए n को आगे लाते हैं, n ई स्क्वायर a विश्रांति काल का एवरेज बटे में हमारे पास आ गया ml, ठीक है। ये टर्म बची है और यही होता है हमारा R प्रतिरोध, ठीक है। इसे ही बोलते हैं R यानी कि प्रतिरोध यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट। जैसा कि आपने ओम के नियम में पढ़ा था, I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए बेसिकली हमें यहाँ पर ये R नहीं है, देखिए ये R नहीं है, ठीक है। ये R नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम V की टर्म्स में I निकालते हैं, ठीक है। V की टर्म्स में I निकालते हैं तो ये सब इधर चला जाएगा, यानी कि I के गुणा में क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी, ठीक है। ये R नहीं था, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो I के मल्टीप्लाई में जो होगा वो R होगा, ठीक है। तो देखना सिंपल सी बात। अब इसे हम इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा ML बटे में NE स्क्वायर A तो एवरेज, ठीक है। अब हमारा रिलेशन बन गया बिल्कुल जस्ट लाइक ओम का नियम, ठीक है। V बराबर IR यानी कि I के मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या हो जाएगा, हमारा R यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे। देखिए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगी चालक की, ठीक है। एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रेशर और टेम्परेचर का अगर इफेक्ट कांस्टेंट रहे तो उस केस में ये भी सेम रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम रहेगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम रहेगा। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहते हैं तो जो हमारा टो एवरेज है वो भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है और वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास R की जो वैल्यू आती है, यानी कि प्रतिरोध का जो सूत्र आता है वो आता है ML NE स्क्वायर A टो एवरेज, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चली,
ये चीज़ हमें पता चली कि हमारे पास R की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, R की वैल्यू हमारे पास यानी कि प्रतिरोध की। देखिए बहुत ही मज़ेदार है ये, आपने 10th क्लास में डायरेक्टली सब चीज़ें पढ़ ली थी कि V बराबर IR होता है। यहाँ पर हम R की वैल्यू निकाल रहे हैं कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये चीज़ें प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब यहाँ से हम एक और चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकालने वाले हैं जो आपने अक्सर अभी तक रटा है, ठीक है, आज तक आपने रटा था। L और A को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस सूत्र से, R के सूत्र से हम L और A को बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर हमारा क्या बचता है, देखिए L और A को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर हमारा बचता है M ऊपर तो, और नीचे क्या बचता है N E स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा टो एवरेज। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको किसके सिमिलर लग रहा है, तो आप कहेंगे अगर हम इस चीज़ को रो कह दें, ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L बटे में A। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। और ये एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अरे ये तो मैजिक हो गया, हम निकालने चले थे अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध, हमने निकाल दिया था, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर V की जो वैल्यू है वो अपवहन वेग का जो सूत्र है वो यहाँ पर रख दिया था। ठीक है, और जैसे ही हमने अपवहन वेग का सूत्र रखा तो वैसे ही हमारे पास यहाँ से V बराबर IR वाला जो रिलेशन है वो आया, और उसके बाद हमने प्रतिरोध की जो निर्भरता है किस पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर निकाली है। और हमें ये भी पता चला कि प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता भी हमें पता चला। प्रतिरोधकता के लिए अगर हम देखना चाहें तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होगा, यहाँ से M बटे में NE स्क्वायर टू एवरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम आगे बहुत सारे रिलेशंस निकालेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर इनकी वैल्यूज बदलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले इस रिलेशन पर बेस्ड कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स है वो देख लेते हैं कि कैसे हम लंबाई को डबल करें, आधा करें। ठीक है, इस टाइप से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा या डबल करें तो इस पूरे प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, प्रतिरोध फॉर्मूला हमारा अभी आया है कि प्रतिरोध जो है, फॉर्मूला हमारा अभी आया है, R जो है वो बराबर होता है रो L बटे में A। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है वो धारा की दिशा के लंबवत होना चाहिए, यानी धारा इस डायरेक्शन में बह रही है तो हमें उसके लंबवत लेना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि यानी कि लेंथ अगर बड़ी होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ेगी, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो रुकावट हमारी घटेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। और यहाँ से एक नियतांक हमारे पास आता है, अगर हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए बेसिकली 10th क्लास में तो हमने इस फॉर्मूला को ऐसे ही किया था। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर एक नियतांक लिखा था L बटे में A, लेकिन यहाँ तो हमने पूरा का पूरा अपवहन वेग से ही इस सूत्र को अच्छे से डिराइव कर लिया है, तो हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से जो है बैठ गया है। ठीक है, अब चलते हैं, हम बेसिकली क्वेश्चंस देखते हैं कुछ कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज करें तो इसके अंदर प्रतिरोध के वैल्यू के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी इस टाइप से आ सकते हैं आपके कि मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार थी, उसकी लंबाई को आपने आधा कर दिया है, तब बताइए कि इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए प्रारंभ में जब लंबाई L थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A था, तो उस केस में हमारे पास प्रतिरोध क्या आया था, यही आया था। तो इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया है नेक्स्ट, L डैश हमारे पास क्या हो गया है, L/2 हो गया है, यानी कि R डैश हम कैसे निकालेंगे, पदार्थ तो वही है तो प्रतिरोधकता तो सेम रहेगी। L हमने क्या कर दी है, L/2 कर दी है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आएगा रो L बटे में 2A, यानी कि अब देखिए रो L बटे में A तो हमारा R है, यानी कि R डैश हमारा क्या हो जाएगा, R बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि आधा रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली। केस सेकंड लेकर के चलते हैं इसी टाइप का। केस सेकंड
केस सेकंड लेकर के चलते हैं कि अगर हमने लंबाई में कुछ परिवर्तन नहीं किया, एरिया अगर हमने हाफ कर दिया, ठीक है, एरिया अगर हमने आधा कर दिया, तो आर बराबर देखिए रो एल बटे में ए होगा। अब देखिए सिंपल सी बात, लेंथ तो सेम है लेकिन एरिया हाफ कर दिया, तो आर डैश के लिए हम क्या करेंगे, रो एल सेम है लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, ए बटे में 2। अब 2 ऊपर जाएगा तो आर डैश बराबर क्या आ गया, रो एल बटे में ए इंटू में 2, ठीक है। नीचे का 2 है जो है भाग में था, ऊपर आकर के क्या हो गया, गुना में हो गया। तो यानी कि यहाँ से आर डैश बराबर, अब देखिए रो एल बटे में ए तो हमारा स्मॉल बेसिकली जो हमारा आर था, तो यहाँ पर आर डैश क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी कि लंबाई घटा दें तो प्रतिरोध घट जाता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा दे तो प्रतिरोध यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मोटा ताजा व्यक्ति है, उसके लिए हम कहें कि आपको एक रिंग में से निकलना है, तो वो ओका सोका निकल भी जाएगा, एक बार के लिए वो निकल भी जाएगा। लेकिन अगर बहुत लंबाई वाला रिंग ले ले, यानी लंबाई वाला एक बेलन ले ले, एक पाइप ले ले, मोटे व्यक्ति को कहीं इसमें से निकलना है, तो वो बीच में ही कहीं फंस जाएगा और अपनी हिम्मत वहीं तोड़ देगा, ठीक है। यानी कि रुकावट है वो बढ़ जाती है अगर लंबाई बड़ी हो, ठीक है। और दूसरा हम देखें कि मान लीजिए एक व्यक्ति है मोटा ताजा, उसे हम कहें कि इसमें से गुजरना है। दूसरा हम इससे बड़ा अनुप्रस्थ काट की पाइप ले, तो वो बड़ी पाइप चूज करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं जो है बड़े अनुप्रस्थ काट में मेरे लिए, अगर मैं मोटा व्यक्ति हूँ तो मेरे लिए रुकावट जो है वो कम आएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो रुकावट घट जाती है, और अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो रुकावटें भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए एक और केस ले लेते हैं, कुछ और केसेस ले लेते हैं। जैसे पर्टिकुलर हम देखते हैं कि मान लीजिए लंबाई को भी आधा कर दिया और अनुप्रस्थ काट को भी आधा कर दिया, तब क्या होगा। अब देखिए दोनों केसेस हम एक साथ लेते हैं कि मान लीजिए हमने लंबाई को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया, और अनुप्रस्थ काट को भी हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। ये हमारा केस थर्ड है। तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए प्रारंभ में तो क्या था, आर बराबर रो इंटू एल बटे में ए था प्रारंभ में तो, लेकिन बाद में क्या हुआ, आर डैश के लिए हमने क्या किया, दूसरी बार हमने क्या कर दिया, रो एल को तो कर दिया एल बाई में 2, और एरिया को भी हमने क्या कर दिया, ए बाई में 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये रो यहाँ पर होगा एल बटे में 2, और इंटू में क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 2 बटे में ए, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो एल बटे में ए सेम ही आ जाएगा। यानी कि आर डैश हमारा आर के बराबर ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा प्रतिरोध में अगर आपने लंबाई आधी कर दी और एरिया भी आपने आधा कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से 1/4 3/4 कुछ भी वैल्यूज आ जाए आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसके लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है हमें लेना सीखना है, तो इसके लिए हम एक केस 4 लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक घन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पाइप है जो घनाकार है, घनाकार नहीं है, घनाभाकार है, यानी कि घनाभ लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये विमा ए है, ठीक है, ये वाली विमा जो है बी है, और इसकी जो हाइट है ये सी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चली। अब हम 2 केस ले रहे हैं, 2 केसेस हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक बार तो हमारी धारा प्रवाहित जो है ऊपर से हो रही है इस टाइप से, ठीक है, और एक बार हमारी धारा का प्रवाह इस टाइप से हो रहा है। ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। तो I1 और I2 दोनों के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम R1 निकालना चाहते हैं, ठीक है, I1 के लिए देखिए, I1 के लिए बेसिकली सिंपल सी बात है, इस तरह से आ रहा है। देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स की छत है, छत में से नीचे की तरफ आ रही है, तो छत का क्षेत्रफल ही उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने देखा कि धारा के लंबवत होना चाहिए। तो धारा इस टाइप से आ रही है, तो धारा के लंबवत जो है पृष्ठ, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, ये इसके लिए एरिया का काम करेगा, और लंबाई का काम करेगा उसकी ये जो हाइट है, यानी कि सी, ठीक है। तो यहाँ से R1 के लिए हमारे पास एरिया जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आएगा, ए इंटू में बी, और जो लंबाई है वो कितनी आएगी, सी आएगी, ठीक है। और अगर हम I2 के लिए देखें, I2 के लिए इस टाइप से बॉक्स के साइड से जा रहा है, यानी कि बॉक्स के साइड में, यानी कि ये वाला जो पृष्ठ है,
ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ इसके लिए क्या किसका काम करेगा, क्षेत्रफल का काम करेगा। ये वाला जो पृष्ठ है, धारा इस तरफ है, तो ये वाला जो लंबवत पृष्ठ होगा, ठीक है, इस बॉक्स का लंबवत पृष्ठ ये वाला, ठीक है, तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, v इंटू सी, यानी कि इसके लिए एरिया तो क्या हो जाएगा, b इंटू सी, और लंबाई क्या हो जाएगी, ये वाली a, ठीक है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो दोनों के लिए अगर हम धारा की दिशा को चेंज करते हैं, यानी कि धारा पहले ऊपर से नीचे है और इस टाइप से हमारा जो है इस टाइप से धारा बह रही है, तो दोनों धाराओं के लिए प्रतिरोध की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे रो ए बी, सॉरी पहले लंबाई आएगी ऊपर c बटे में ए बी, ठीक है, इसके लिए R1 की वैल्यू कुछ ये निकलेगी और इसके लिए R2 जो है वो क्या निकलेगा, रो L क्या होगा a, और ए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू सी। यानी कि आपको पता चल गया कि एरिया का सिलेक्शन हमें किस टाइप से करना है, अनुप्रस्थ काट जो है वो धारा की दिशा के लंबवत होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। इसी टाइप के कुछ और बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है जो बीच में से खोखली है, ठीक है, बीच में से खोखली है, मान लीजिए इस टाइप से एक हमारे पास बेलनाकार पाइप है, ठीक है, और ये अंदर से खोखली है, यानी कि अंदर से खाली है, इतनी अंदर से खाली है, सिर्फ बाहर जो है वो इसमें पदार्थ है, यानी यहाँ पर सिर्फ पदार्थ है, अंदर से वो खाली है, धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, धारा का प्रवाह तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से खाली है। अब देखिए इसकी जो रेडियस है, छोटे वाली की रेडियस R1 है मान लीजिए, और बड़े की रेडियस कितनी है, रेडियस लेना है, रेडियस बड़े की रेडियस मान लीजिए R2 है। तो हमें पता है कि इसके लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो बदलेगा, लंबाई तो सेम रहेगी, लंबाई तो वही है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या हुआ, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, और सिर्फ इसी क्षेत्रफल में से धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हम सिर्फ यही वाला क्षेत्रफल लेंगे, यानी a हमारा क्या हो जाएगा, बड़े वाले क्षेत्रफल में से पाई R2 स्क्वायर में से हम छोटे वाला क्षेत्रफल हम जो है घटा देंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई तो हमारी L ही रहेगी। तो इसके लिए प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L बटे में A, रो L यानी कि L, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली। तो यहाँ से कुछ ऐसे केसेस थे, हमने भरपूर क्वेश्चंस कर लिए हैं, भरपूर केसेस कर लिए हैं, किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, चाहे वो उसके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच हो या फिर हमें डायरेक्टली पूछे कि कैसे हम R और A में चेंज करें, कैसे हम L और A में चेंज करें, तो प्रतिरोध की वैल्यूज हमारे लिए कैसे बदलती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखिए आज जो हमारा वीडियो था इसके अंदर हमने अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध किया, और हमने देखा प्रतिरोध का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा सा जाना है। प्रतिरोधकता के बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिरोधकता बेसिकली ताप के साथ, या बेसिकली अगर हम देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध है वो तो सिर्फ लंबाई और एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के बिहेवियर पर, पदार्थ कैसा है, ठीक है, ताप और दाब की क्या क्या कंडीशंस है, उन सभी पर डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे चालक के लिए, अचालक के लिए, अर्धचालक के लिए किस टाइप से टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रतिरोधकता घटेगी या बढ़ेगी, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड लेक्चर था हमारा, आपको होपफुली बहुत ही अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि ताप का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।